आपको बीएसटीवी पर लोकतंत्र के महापर्व की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पल पल का अपडेट भी आपको बता रहे हैं। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक अपील भी की है। मताधिकार का उपयोग करने की उन्होंने अपील की है। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज से शुरू हो रहा है और इस उत्सव में सभी से उन्होंने अपील की है मताधिकार का प्रयोग करने की। पहले चरण में 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इन सभी सीटों के मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। पहली बार वोट करने वाले युवा साथियों से मेरी विशेष अपील है, वो भारी संख्या में मतदान करें। लोकतंत्र में हर वोट कीमती है और हर आवाज का महत्व है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील की है, देशवासियों से उन्होंने अपील की है, खास तौर पर फर्स्ट टाइम वोटर से भी उन्होंने अपील की है, चूंकि उन्होंने कहा है कि हर आवाज का महत्व है और लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट बेहद ही कीमती है और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील देशवासियों से की है। और नवयुवा जो फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहे हैं उन युवाओं से भी उन्होंने अपील की है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट बेहद कीमती है और हर आवाज का महत्व है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया है, मतदान अवश्य करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पोस्ट किया है। उन्होंने युवा वर्ग, खासतौर पर जो देश का भविष्य तय करता है, फर्स्ट टाइम वोटर्स जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, उनसे भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अपील की है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट कीमती है, हर आवाज का अपना महत्व है। जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से यह अपील की है, चूंकि आज 102 सीटों पर देश भर में मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही जारी है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से अपील की है, खासतौर पर नवयुवा फर्स्ट टाइम वोटर से उन्होंने ये खास अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने पहले चरण के मतदान को लेकर देशवासियों से ये अपील की है। और जहां राजनीतिक दल इस समय सक्रिय नजर आ रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अपील की है, जो कि बेहद संवेदनशील भी है। और जिस तरह से 102 सीटों पर मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से जारी है, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है। और जहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी वोट करने की प्रदेशवासियों से अपील की है। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है, जहां लोकतंत्र का महापर्व है और अधिकार ही नहीं पावन कर्तव्य है मतदान करना। मतदाताओं से विनम्र अपील है कि आप मतदान अवश्य करें और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। आपका एक वोट हमारे देश को विकसित भारत और गरीब को समृद्ध बना सकता है, आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। और वोट करें, दूसरे मतदाताओं को भी प्रेरित करें। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भी ये अपील की है। उन्होंने प्रदेशवासियों से ये अपील की है कि देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। एक वोट हमारे देश को विकसित भारत और गरीब को समृद्ध बना सकता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने प्रदेशवासियों से ये अपील की है। आपके जीवन में बदलाव ये एक वोट ला सकता है। और साथ ही उन्होंने कहा, विकसित भारत आपका एक वोट बना सकता है, गरीब को समृद्ध बना सकता है, आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। स्वयं वोट करें और साथ ही दूसरों को भी प्रेरित करें। और वहीं छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर चुनाव के पहले चरण का चूंकि मतदान लगातार जारी है, पूर्व सीएम कमलनाथ मतदान केंद्र पहुंचे, परिवार के साथ वो पहुंचे थे, जहां कमलनाथ ने मतदान किया। कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ ने भी यहां पर मतदान किया। छिंदवाड़ा हॉट सीट, जहां मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा छिंदवाड़ा की ही हुई और कमलनाथ यहां पूरे परिवार के साथ पहुंचे। जहां आपको बता दें कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ यहां से चुनावी मैदान में है, परिवार साथ वो पहुंचे थे और पोलिंग बूथ पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लगातार तस्वीरें भी बीएसटीवी आपको दिखा रहा है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट चूंकि हॉट सीट है और यहां छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने पहले हनुमान मंदिर वो पहुंचे, दर्शन पूजन किया और इसके बाद वो मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे, जहां उनके साथ नकुलनाथ और साथ ही नकुलनाथ की पत्नी प्रियानाथ भी उनके साथ मौजूद रही। जहां कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान मीडिया से भी वो रूबरू हुए, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छिंदवाड़ा की जनता पर मुझे पूरा भरोसा है।
पूर्व सीएम कमलनाथ अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया। और नकुलनाथ चूंकि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और नकुलनाथ ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान मीडिया से भी वो रूबरू हुए। देखिए, मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है। सबसे बड़े गवाह हैं और जितना भी दबाव बीजेपी का, उनके नेताओं का, पुलिस का, पैसों का, प्रशासन का, उन्हें सब कुछ किया। और वही सीधी में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा ने खानोदा पोलिंग बूथ में मतदान किया। अपने परिवार के साथ मतदान करने वो पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का ये मतदान है। 100% लोग घर से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जहां आपको बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी ने भी यहां मतदान किया। सीधी लोकसभा सीट की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां राजेश मिश्रा ने यहां पोलिंग बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। परिवार साथ वो पहुंचे थे। छिंदवाड़ा की भी आपको तस्वीरें दिखाई और ये सीधी की तस्वीरें, जहां राजेश मिश्रा भाजपा प्रत्याशी ने यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। परिवार के साथ वो पहुंचे और ये उनकी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। इससे पहले छिंदवाड़ा हॉट सीट की भी आपको तस्वीरें दिखाई, जहां कमलनाथ अपने परिवार सहित पहुंचे थे। उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राजेश मिश्रा की तस्वीरें आप देखें, अपनी पत्नी के साथ वो दिखाई दे रहे हैं। पहले परिवार के साथ उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की, जिसके बाद पोलिंग बूथ पर वो पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जहां भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। समझता हूँ कि पहला फर्स्ट ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं हमेशा से पहला वोट देता हूँ। मैं जब भी नहीं चुनाव, इस बार तो मैं खुद लड़ रहा हूँ। इसके पहले भी मेरा यह रहता है कि मैं पहला ही वोट दे दूँ, इसलिए कि 5 साल में ये मौका एक ही बार मिलता है, जब हम प्रजातंत्र की वेदी में जा करके और राष्ट्र के विकास के लिए जो है हवन करते हैं। तो मेरा हमेशा से रहा है, पहला वोट किया हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र विकास की गति की ओर चल रहा है, उसको बढ़ाने के लिए मुझे भी शक्ति और सामर्थ्य मिला। तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रही थी, जहां भाजपा प्रत्याशी राजेश मिश्रा ने सीधी में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सपरिवार वो पहुंचे थे और आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान जारी है। पल पल का अपडेट आपको बता रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की एकमात्र बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान वहां पर सुबह से जारी है, जिसकी तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे थे। सीटों को लेकर चर्चा करेंगे, सियासी समीकरण भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भोपाल स्टूडियो से खास मेहमान भी जुड़े हैं। हमारे साथ रवि वर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सचिन वर्मा, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ छत्तीसगढ़ रायपुर स्टूडियो से हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी मेरे अवधेश जी भी जुड़े हुए हैं। उनके साथ भी खास पैनल मौजूद है, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं भोपाल स्टूडियो के मेहमानों से चर्चा करना चाहूंगी। सबसे पहले बीजेपी से ही सवाल रहेगा मेरा। सचिन जी, लगातार देखा हमने 29 लोकसभा सीट मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार जोरों से किया, पूरी जोर आजमाइश की, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही तो सिर्फ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की रही। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि छिंदवाड़ा की एक जो सीट थी वो पिछली बार जो है बीजेपी जीतने से रह गई थी। हम चूक गए थे वो एक सीट को जीतने से। और इस बार अगर आपको कमलनाथ जी की बौखलाहट से अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कमलनाथ जी की बौखलाहट से ये स्पष्ट है कि नकुलनाथ जो है छिंदवाड़ा से इलेक्शन हार रहे हैं। इस समय जो है नकुलनाथ जो हैं इलेक्शन हारने की कगार पे हैं। और जो मोदी जी की एक जो लहर है वो पूरे देश में एक आंधी की तरह चल रही है और भाजपा जो है छिंदवाड़ा का इलेक्शन जो है वो जीतने जा रही है। रवि वर्मा जी एकदम आश्वान्वित नजर आ रहे हैं अपनी जीत को लेकर। सचिन वर्मा जी का साफ तौर पर सीधा कह दिया नकुलनाथ हार रहे हैं। जी कृतिका जी, दरअसल ये लोग रात में ख्वाब देखते हैं लेकिन ये सुबह भी ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन इस देश की जनता और मध्य प्रदेश ने मन बना रखा है कि जिस तरीके से मोदी की फर्जी गारंटी धोखा साबित हुई है, उस धोखे का आज हिसाब का दिन है। उस हिसाब का दिन है जो मध्य प्रदेश में कुछ फर्जी गारंटी के रूप में मध्य प्रदेश की जनता पर थोपे गए थे। क्योंकि आज मध्य प्रदेश ही नहीं,
छिंदवाड़े की रवि जी, रोकना चाहूंगी चर्चा को लगातार, चूंकि आगे बढ़ाएंगे, लेकिन भाजपा प्रत्याशी आशीष दुबे से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है जबलपुर में। उन्होंने अपने शायद मताधिकार का प्रयोग किया है। सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। ग्रैंडफादर और फादर का आशीर्वाद ले लूं, फिर आपसे 1 मिनट में बात बिल्कुल आप लेते जाइए। आप देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे आशीर्वाद जो है वो यहाँ पे लेते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं आशीष दुबे, अपने पूरे परिवार के साथ वो वोट डालने के लिए बस अपने घर से निकलेंगे, लेकिन उससे पहले जो उनके पूर्वज हैं, जो उनके बड़े हैं, उनका आशीर्वाद लेते हुए आपको यहाँ पे वो तस्वीरों में नज़र भी आ रहे होंगे। हालांकि इससे पहले उन्होंने अपने घर में पूजा पाठ की और उसके बाद अब जो है यहाँ पे जो उनके बुजुर्ग हैं उनका यहाँ पे वो आशीर्वाद ले रहे हैं और तमाम जो परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर वो उनके साथ वोटिंग के लिए यहाँ पर वो यहाँ से निकलेंगे और उनके साथ उनकी पत्नी और साथ में परिवार के दूसरे सदस्य जो है वो मौजूद रहेंगे। तो अपने घर से निकलने के बाद सीधे पोलिंग बूथ जाएंगे और वहाँ से जो वोटिंग है वो वहाँ पे मताधिकार का इस्तेमाल यहाँ पे आशीष दुबे अपने परिवार के साथ करेंगे। हम बात करेंगे। सर, आपने अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। सर्वप्रथम ये जरूरी है, आज ऐसा अवसर है कि सबसे पहले ईश्वर का और हमारे पुरखों का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है, तो वो लेके मैं मां नर्मदा का आशीर्वाद लेके और फिर मतदान करने जाऊंगा। सर, ये बीजेपी का गढ़ रही है, ये सीट लगातार 4 बार से बीजेपी जीतती हुई आ रही है, हालांकि पहले भी बीजेपी जीती है। इस बार क्या लग रहा है आपको, किन मुद्दों को लेके चुनाव में आप गए थे और क्या लगता है इस बार? देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास मोदी जी जैसा नेतृत्व है, वैश्विक नेतृत्व है, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं जिनके प्रति इस देश की जनता का भरोसा है, विश्वास है और उस विश्वास पे उन्होंने खरे भी उतरे हैं। हमारे पास नेतृत्व है, नीति है, विकास की नीति है और हमारी नीयत भी है। ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीत का आधार बनेंगी। सर, जबलपुर के संसदीय क्षेत्र में क्या रोड मैप आपने तैयार किया है, खास तौर से जनता के लिए, विकास के लिए? देखिए, जबलपुर संसदीय क्षेत्र में बहुत कुछ काम अभी भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुए हैं, लेकिन बहुत कुछ काम आगे हमको करने हैं। विकास की हमको एक नई इबारत लिखनी है, उसमें अनेक ऐसे काम है। विकसित जबलपुर है, स्वच्छ जबलपुर है, एक आत्मनिर्भर जबलपुर बनाना है और युवाओं की दृष्टि से हमको रोजगार के अवसर यहाँ उत्पन्न करने, उसके पूरे प्रयास किए। बीएसटी भी अपील कर रहा है लगातार वोटिंग की कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज रहे, आपके द्वारा एक अपील? निश्चित रूप से भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को दिया गया सबसे बड़ा अधिकार है मताधिकार। इसका उपयोग करना चाहिए व्यक्ति को और मैं आज आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि व्यक्ति मतदान जरूर करें, निर्णय ले और मतदान करें। बिल्कुल, ये थे आशीष दुबे जो कि अपने परिवार के साथ यहाँ से जो है वोटिंग के लिए निकल रहे हैं और यहाँ पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो है वोटिंग करते हुए नजर रहेंगे। यहाँ पे जो है जो टीका जो है जो कि एक प्रथा है, हम कह सकते हैं कि घर में जब कुछ शुभ काम के लिए जाते हैं तो टीका यहाँ पे किया जाता है, तो वो प्रक्रिया भी जो है यहाँ पे परंपरागत तौर पे जो है उनकी जो पत्नी है वो यहाँ पे तिलक लगा रही है। विजय तिलक हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि तमाम जबलपुर के जो विकास के मुद्दे हैं उसको लेकर जो है यहाँ पर जो है वो टीका जो है यहाँ पे लगा रहे हैं। उनकी पत्नी है, उनके जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे उनकी जो भाभी जी हम उन्हीं से बात करेंगे। थोड़ा आप आ जाएंगे, हम आपसे बात करना चाहेंगे। वोटिंग के लिए आप परिवार के साथ जा रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि एक सफल व्यक्ति के पीछे पत्नी का एक बड़ा योगदान रहता है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा परिवार पूरा हमारे साथ है, बहुत खुशी हो रही है, हम पूरे सब लोग एक साथ जा रहे हैं। लग रहा था कि आपको फिर टिकट मिलेगा और अब संसद में वो लड़ेंगे? नहीं, बहुत ज़्यादा तो उम्मीद नहीं थी, तो लेकिन मिला तो बहुत अच्छा लगा। क्या लगता है, महिलाओं को लेके बड़ा मुद्दा माना जाता है, हालांकि कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि बीजेपी कुछ नहीं करती। बीजेपी का दावा कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। जी जी, बहुत कुछ किया महिलाओं के लिए और महिलाएं काफ़ी संतुष्ट भी मिली हमको। हमने प्रचार के दौरान देखा कि बहुत महिलाएं हमको संतुष्ट भी दिखी। उनको जो योजनाएं बीजेपी की मिली हैं, जो उज्ज्वला गैस हो, चाहे लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, सबसे
बहुत संतुष्ट हैं हम लोग। जी बिल्कुल, ये थी आशीष दुबे जी की धर्मपत्नी, जो कि बता रही हैं कि किस तरीके से वोटिंग के दौरान महिलाओं में खास तौर से उत्साह देखने को मिला और वहां पर जो वोटिंग प्रतिशत है वो लगातार बढ़ाने के लिए बीएसटीवी तो अपील कर रहा है, साथ में तमाम प्रत्याशी भी यहाँ पे अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन देवेंद्र विश्वकर्मा के साथ मनोज राठौर, बीएसटीवी जबलपुर। तो देखिए, जबलपुर से भाजपा प्रत्याशी लोकसभा के आशीष दुबे को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने जबलपुर को आत्मनिर्भर बनाने की भी बात कही। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। रवि जी से हम छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर चूंकि चर्चा कर रहे थे, सर क्या कुछ लग रहा है इस बार के कमलनाथ बचा पाएंगे अपना गढ़, क्योंकि सचिन वर्मा ने कहा है कि नकुलनाथ हार रहे हैं? नहीं, ये उनका अपना एक वक्तव्य हो सकता है, लेकिन प्रदेश की जनता तो आज उस हिसाब के लिए बैठी है जिस अमृतकाल के नाम पर देश की जनता का गला घोटा गया। क्योंकि जो वादे और जो गारंटियां की गई थी, वो गारंटी ही आज इस देश की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा साबित हुई है। क्योंकि जनता पूछ रही है ना कि 450 का सिलेंडर देने का जो वादा किया था, जिसके नाम पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आपने वोट हासिल किए, तो वो 450 का सिलेंडर कहाँ है? 3100 की खरीदी की बात थी किसानों की फसलों की, वो 3100 की खरीदी नहीं हो रही है। जो 3000 रुपए लाडली बहना के देने की बात थी, वो आज कहीं नहीं मिल रहे। तो ये गारंटी थी, वो सबसे बड़ा धोखा साबित हुई और आज धोखे के हिसाब का दिन है। जनता इन्हें ब्याज सहित लौटाएगी, क्योंकि जिस तरह की जुमलेबाजी और झूठ छल कपट के बल पर भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर वोट हासिल करती है ना, तो जनता भी उसे अवसर के रूप में देखती है कि उनका अवसर कब आएगा। तो आज अवसर का दिन है जब पूरा हिसाब किया जाएगा। और कमलनाथ जी की जो सीट है वो आज से नहीं है, वहां की सम्मानित जनता ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार विजयश्री का तिलक उनके माथे पर दिया। ठीक है, हालांकि ये जग जाहिर है, लेकिन सचिन जी, नकुलनाथ जी के धोखे का हिसाब का दिन है। देखिए 2004 में जब वाजपेयी जी ने मनमोहन सरकार को जब सत्ता सौंपी थी, तब उस समय अगर आप पेट्रोल के रेट अगर देखेंगे तो पेट्रोल उस समय 26 रुपये लीटर था। अगर आप गैस सिलेंडर की बात करेंगे तो उस समय 230 रुपये के आसपास जो है गैस सिलेंडर था। और जिस समय मनमोहन सरकार ने मोदी सरकार को जब ये सत्ता का हस्तांतरण किया, उस समय जो है पेट्रोल की कीमत जो थी वो 71 से 74 रुपये के करीब थी और जो गैस का सिलेंडर था वो 900 रुपये था। बढ़ाकर 100 रुपये करने का काम किया, तो 900 रुपये का गैस का सिलेंडर था। आज वो 900 रुपये का गैस का सिलेंडर जो है 808 रुपये 50 पैसे में मिल रहा है। और जिस तरह से वो जो 26 रुपये प्रति लीटर का जो पेट्रोल का दाम था। चलिए सचिन जी, ठीक है, लेकिन ये तो महंगाई की बात होगी, लेकिन क्यों आखिर छिंदवाड़ा पर इतना फोकस? आप लोगों की आक्रामक तैयारी जो हमने देखी वो खासतौर पर छिंदवाड़ा पर ही देखी। देखिए, हमने ये तय किया हुआ था, हमने ये लक्ष्य लिया हुआ था कि 29 की 29 सीटें जो हैं वो हमको विजयश्री वहां प्राप्त करनी है। तो उस लक्ष्य को लेकर हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो संगठन के लोग पूरी तरह से छिंदवाड़ा में एक्टिव थे और छिंदवाड़ा से ही करीब 50,000 से ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की पार्टी से त्यागपत्र दिया और उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया। तो आज वहाँ के उनके सिटिंग एमएलए जो छिंदवाड़ा से हैं, वो उन्होंने कांग्रेस की पार्टी को जो है त्यागपत्र दिया है और वो भाजपा को ज्वाइन किया है। वहाँ के महापौर ने जो है वहाँ त्यागपत्र दिया है और भाजपा को ज्वाइन किया है। तो ये जो एक लहर एक दिखा रही है कि भाजपा की जो एक लहर है और जो कांग्रेस का एक प्रबुद्ध वर्ग जो है वो ये उपेक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है कि कांग्रेस में उनका कहीं कोई भविष्य नहीं है। वो जनता सर, लेकिन क्या कारण रहा फिर कि 44 सालों में सिर्फ सुंदरलाल पटवा ही यहाँ से जीत पाए थे? क्या कारण रहा कि जब से ही कांग्रेस का गढ़ मात्र है, बीजेपी कहीं जीत नहीं पाई? और हमने लोकसभा के पहले विधानसभा चुनाव भी देखा, सातों के सातों विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती है। देखिए कृतिका, अगर आप एलीट वर्ग में अगर आप कमलनाथ जी की अगर चर्चा करेंगे दिल्ली में, तो ही इज नोन एज मिस्टर 15% वाले ये मंत्री कहलाते थे कि मिस्टर 15 के नाम से ये पूरे उस दिल्ली के एक सर्किट में फेमस हैं कि 15% कमीशन खाने वाले जो मंत्री थे ये। तो एक 6 दशक से ज़्यादा समय तक कांग्रेस जो है सत्ता में रही है। तो वो सत्ता में रहने के कारण जो एक कमलनाथ जी ने जो एक ऊपरी जो एक कॉस्मेटिक जो एक
डेवलपमेंट कह सकते हैं कि भाई रोडें ठीक से बना दी और एक शहर को ये एक भुलावा दे दिया कि साहब हमने डेवलपमेंट किया है, मगर वहां के आम आदमी का कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट अगर हुआ है तो सिर्फ कमलनाथ जी का हुआ है और उनके परिवार का। ठीक है, चलिए हम दोनों ही मेहमानों से ओवरऑल सीटों को लेकर भी चर्चा करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी अवधेश जी भी मेहमानों के साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, ओवर टू यू। बेहद शुक्रिया कृतिका। लोकतंत्र के इस महापर्व में सबसे पहले बीएसटीवी की अपील कि अगर आप अभी तक घर से नहीं निकले हैं मतदान करने के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, तो निवेदन कि सारे कामों को छोड़िए, पहले मतदान उसके बाद जलपान। छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट बस्तर में पहले चरण पे मतदान, उसे लेके जो सुबह से जो राजनीतिक माहौल दिखाई पड़ रहा है, लोगों में, मतदाताओं में जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है, अपने आप में बताने के लिए काफी है कि लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति देने के लिए जो लोग हैं उत्साहित नजर आ रहे हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे दोनों खास मेहमान से। निशिकांत जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े। निशिकांत जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से सत्यप्रकाश जी। सत्यप्रकाश जी, आपका भी स्वागत है। सत्यप्रकाश जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, कांग्रेस के पास ये सीट है, 2019 में मोदी लहर में आप इस सीट को बचाने में कामयाब हुए थे, कितनी चुनौती मानते हैं 2024 के आज के इस रण में? देखिए अवधेश जी, सबसे पहले तो आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मैं भी जनता से आग्रह करूंगा कि घर से निकले और मतदान अवश्य करें, अपने सुनहरे भविष्य के लिए मतदान करें और सही को चुने। देखिए आपने बस्तर की बात की, देखिए मोदी लहर तब भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। कथा का जो मोदी लहर बीजेपी के लोग कहते हैं, देखिए मोदी लहर क्यों नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण कारण इसमें क्या है। मैं बस्तर के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, आदिवासी को जो छला गया है। देखिए आज जो चुनाव हो रहा है वो आदिवासी अपने न्याय के लिए वोट डालने जा रहा है। आज जो चुनाव हो रहा है बस्तर के युवा अपने न्याय के लिए वोट डालने जा रहा है, जो सोचा था कि नगर प्लांट लगेगा मगर रोजगार मिलेगी, आरक्षण भी अटका हुआ है। तो ये जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है बस्तर के आदिवासियों के लिए, जिनकी जमीनें हड़पी जा रही है, जिनके जंगल कट रहे हैं, महिलाएं जिनको महतारी बंधन का लाभ नहीं मिला, 400 सिलेंडर नहीं मिला, जो डेनेक्स जो हमने बनाया था वो भी बंद है। जो इसलिए बोलो ये चुनाव जो बस्तर के आदिवासी के लिए, बस्तर के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने न्याय के लिए वोट डालने जा रहे हैं। और यह चुनौती कुछ है ही नहीं हमारे लिए, क्योंकि देखिए जो बीजेपी अगर पिछले 10 साल का काम देखा जाए, बीजेपी ने किया क्या है, आप महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीजें, नया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लिया। यहां 3 महीने की मैं सरकार की बात कर लूं, इसमें भी 3 महीने महतारी बंदर में कितने लोगों को ठग दिया, और बोनस की बात कर ली उसमें नहीं मिला है। तो कौन सा काम इन्होंने किया ना 10 साल में कुछ ऐसी उपलब्धि बताने के लिए, ना 3 महीने की ऐसी उपलब्धि है। ठीक है, तो जनता तो तैयार खड़ी है इस चीज के लिए। सत्यप्रकाश जी मैं आऊंगा, ओपनिंग स्टेटमेंट आपका बड़ा ही धुआंधार रहा। सत्य निशिकांत जी जरा जवाब दे दीजिए कि आज बस्तर की जनता न्याय के लिए वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पे पहुंच रही है, जवाब दीजिए। देखिए अवधेश जी, आज लोकतंत्र के पावन पर्व पे बस्तर की जनता से अपील करता हूं कि अपने मतदान का अधिकार और कर्तव्य के रूप में प्रयोग करके विकसित भारत, सशक्त भारत के लिए वोटिंग करें। देखिए जहां सत्यप्रकाश जी बात कर रहे थे, मैं निगेटिव पर बात नहीं करूंगा आज। देखिए ये जो संकल्प है 400 पार का और विकसित भारत का, सशक्त भारत का, समृद्ध भारत का, उसके लिए प्रदेश की जनता को मतदान करना है। बस्तर परिक्षेत्र की बात करें तो अभी 3 महीना पहले चुनाव हुआ था, 12 सीट कांग्रेस के पास थी, आज 8 सीट पे भारतीय जनता बैठी है। और जो इनके उम्मीदवार हैं कवासी लखमा, मात्र 2400-2500 वोट से जीत के आए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय कि जो आदिवासी की बात कर रहे हैं, तो वही आदिवासी तो हमको विधानसभा में मतदान किया है, उन्हीं आदिवासियों के बीच हम गए थे और ये सारे वादे को लेकर थे, इलेक्टोरल बोर्ड को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। महत्वपूर्ण विषय ये है कि 5 साल मौका मिला था इस कांग्रेस पार्टी को, लेकिन विनाश का कालखंड रच दिया, प्रदेश में युवा हो गया निर्वस्त्र। देखिए ये आरक्षण की बात कर रहे थे, आरक्षण को कोर्ट में ले जाने वाले को लाल बत्ती से नवाजने वाली कांग्रेस पार्टी आज हमसे बात कर रही है, स्थानीय आरक्षण को समाप्त करने वाली कांग्रेस पार्टी हमसे बात कर रही है। देखिए विषय बस इतना ही है कि प्रदेश की जनता के पास बहुत अच्छा मौका है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साहब विधानसभा में किया गया है, उसी प्रकार से बस्तर में भी हम शानदार मतों से जीतने जा रहे हैं। क्योंकि चुनाव लड़ने वाला कौन होता है, संगठन होता है, कार्यकर्ता होता है, नेता होता है। न संगठन है न नेता है किसके पास? कांग्रेस पार्टी के पास न संगठन है न नेता है न कार्यकर्ता। आप देखिए 365 दिन पार्टी छोड़ो अभियान कांग्रेस पार्टी ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। निशिकांत जी मैं जवाब ले। सत्यप्रकाश जी, कांग्रेस के पास संगठन नहीं, नेता नहीं, नियत नहीं, कवासी लखमा अकेले घूम घूम के उन्होंने प्रचार किया, कैसे पार पाएंगे इस बड़ी चुनौती से? अवधेश जी, वो तो कवासी लखमा जी का जैसे ही नाम घोषणा हुई प्रत्याशी में, तभी इनमें खलबलाहट शुरू हो गई थी। कवासी लखमा, देखिए मैं एक बात बोलूं, बस्तर के क्षेत्र में बीजेपी की मैं बात करूं, नेता कौन है कवासी लखमा के सामने इनको बता दे। कोई एक आदिवासी नेता जो कवासी लखमा जितने औहदा का हो तो बताए। महेश कश्यप
खैर ठीक है, प्रत्याशी है, मगर मैं उनका सम्मान करता हूं। मगर ओहदे की बात करो तो कवासी लखमा, सबसे महत्वपूर्ण बात है, कवासी लखमा जब मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री थे, 200 गांव ऐसे थे जहां पे 196 गांव ऐसे थे जहां पे 15 साल बिजली तक नहीं पहुंचा पाए थे। ऐसे ऐसे अनुरूप क्षेत्रों में 196 गांव में बिजली पहुंचाने का काम कवासी लखमा जी ने किया था। यह कवासी लखमा जी की उपलब्धि है। अब दीपक बैज के सांसद तौर पर बता देता हूं, दीपक बैज जी इनके जो सत्यप्रकाश जी, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है कि कवासी लखमा ऊर्जा मंत्री कब थे? नहीं, ऊर्जा मंत्री थे। नहीं, आपने कहा नहीं, वो मैं बता रहा हूं के पास था वो। नहीं, ऊर्जा मंत्रालय भी था उनके पास, ऊर्जा मंत्रालय भी था उनके पास, इसलिए बोला ऊर्जा मंत्रालय होने के बाद उन्होंने वहां पे 196 गांव तक बिजली पहुंचाई थी। यही मैं बताना चाह रहा हूं। अगर देखिए, जहां तक मेरी जानकारी, हो सकता है मैं गलत हूं, मगर मेरे को जितनी जानकारी ऊर्जा मंत्री थे, अगर नहीं भी थे तो विधायक के तौर पर मान लीजिए, उन्होंने 196 गांव तक वहां पर बिजली पहुंचाई। ये 196 गांव तक बिजली पहुंचाई थी ना उन्होंने। ये तो तथ्य है कि 196 गांव तक बिजली पहुंचाई। 196 गांव तक बिजली पहुंचाई, जो 15 साल तक नहीं पहुंचा पाए थे, 196 गांव तक बिजली पहुंचाने का काम उन्होंने किया था। तो ये हमने किया ना, 15 साल आप क्यों भूल गए थे? और वहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, जमीन हड़पने के काम, 1700 किसानों की 4200 एकड़ जमीन हड़पी, जो हमारी सरकार आने बाद हमने वापस दिलाई थी। उसमें कवासी लखमा जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो कवासी लखमा हो या हमारे 5 साल काम होते कि बार बार बोलते कि विधानसभा चुनाव प्रोपेगेंडा जो होता है ना, प्रोपेगेंडा भारी हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम काम करने के बावजूद विपक्ष में बैठे हुए, प्रोपेगेंडा जो बनाया था जनता ने विश्वास किया है, मगर 3 महीने के सरकार में प्रोपेगेंडा जो खुल के सामने आ गया जनता के सामने कि इन्होंने प्रोपेगेंडा जो बनाया था, हमसे वोट तो ले लिया, उसको अच्छा लगा। जैसे एक भी काम ये 3 महीने का गिना दे जो इन्होंने किया हो। 16, 17, 18 बोनस बोले थे, 14, 15 के दिया है, उसमें भी काफी किसानों को नहीं मिले। एक भी आवास की स्वीकृति हमने केंद्र से मिली नहीं है। तो कौन सा मतारी बंदर में छल दिया? तो कौन सा ऐसा काम है जिन्होंने 3 महीने में किया है? और 10 साल की तो मैं बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण बात भ्रष्टाचार। इन्होंने बोला ना खाऊंगा ना खिलाऊंगा, एक नया भ्रष्टाचार इजाद किया, इलेक्ट्रल बॉन्ड, तो वो जनता के सामने है। 10 साल से जनता प्रताड़ित जो हुई है और 3 महीने में अभी प्रताड़ित हो गई 3 महीने में, तो जनता उसके लिए महत्वपूर्ण तरीके से खड़ी है इनके सामने। ठीक है निशिकांत जी, कांग्रेस तो कह रही है कि 1 दर्जन से ज्यादा मुद्दे उनके पास है, आप लोगों ने कुछ किया नहीं। 196 गांव का जिक्र भी कर दिया सत्यप्रकाश जी ने। 15 साल आपकी सरकार थी, 2003 से लेकर 2018 तक 196 गांव में अगर कांग्रेस की सरकार बिजली पहुंचाती है तो विकास के नाम पे तो क्रेडिट देना पड़ेगा आपको। देखिए, अभी हमारे मित्र ने कहा कि कवासी लखमा जी जिस विभाग के मंत्री थे, आबकारी के मंत्री थे। नहीं, वो छोड़ दीजिए, वो ठीक है, स्लिप ऑफ टंग मान लीजिए, वो बतौर विधायक उन्होंने पहुंचा दिया, अब छोड़ दीजिए, मैं टोक चुका उस मामले में। मैं कुछ दूसरा बात कर रहा हूँ। जिस विभाग के मंत्री थे, उस विभाग में 161 करोड़ रुपया घोटाला हुआ। उसी विभाग के सबसे बड़े ग्राहक भी हैं, इसीलिए आए बाय बयान भी देते हैं। अभी हमारे मित्र ने कहा प्रोपोगेंडा की राजनीति। प्रोपोगेंडा की राजनीति क्या होती? 3200 रुपये में धान खरीदेगी कांग्रेस, 15,000 रुपये महिलाओं को देगी कांग्रेस, कर्जा माफी करेगी कांग्रेस, लेकिन प्रदेश की जनता ने उस पर भरोसा नहीं किया। ये होती है प्रोपोगेंडा की राजनीति। कवासी लखमा इतने बड़े नेता हैं कि उनके लिए वही बस्तर के दिग्गज नेता खड़गे जी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि झीरम के धोसी को आप टिकट मत दिए, टिकट में बदलाव कीजिए। ये हमने तो नहीं कहा, ये तो इनके नेता ने कहा ना। तो कितने बड़े नेता वो हमको, हमें भी जानकारी है। रही बात विकास की, तो आखिरी छोर तक सड़क पहुंचाना, जो बस्तर का मतलब एक भावना था कि नक्सल क्षेत्र है, वहां पे गिरदम में एजुकेशनल हब बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उन्हीं आदिवासी के बच्चे वहां पे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन के, वहीं शिक्षक बन के वहीं पे सेवा भी दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति का निर्माण किसने किया? विकास के चहुमुखी आयाम किसी ने तय किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने 15 वर्षों के अपने कालखंड में किया। 5 वर्षों में अगर भ्रष्टाचार को छोड़ दिए तो कांग्रेस पार्टी का 1 रुपए का कहीं भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कहीं नहीं हुआ। ठीक है, विषय मात्र इतना है कि जो बस्तर के आदिवासी की बात कर रहे हैं, इन्हीं के प्रत्याशी बस्तर के आदिवासी को हिंदू नहीं बोलते। मैं आपके माध्यम से पूछता हूं कि मुस्लिम के किस फिरके में ये आदिवासी आप बता सकते हैं क्या? ये उन्हीं का निशिकांत जी, आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा पॉइंट है, कहा आप हिंदू मुस्लिम लगा के बैठ गए। छोड़ दीजिए, सुबह सुबह कवासी लखमा जी ने कहा। ठीक है, छोड़ दीजिए, मैं भोपाल स्टूडियो का रुख कर रहा हूं। कृतिका, ओवर टू यू। बिल्कुल अवधेश जी, जिस तरह से हम सुन पा रहे थे, आपने भी रवि जी सुना होगा, छत्तीसगढ़ के हमारे मेहमानों को कई सारे मुद्दे हैं। ओवरऑल यदि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर हम बात करें, एक और चीज मैं याद दिला दूं, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के मेहमान में ये भी कहा गया है कि न पार्टी के पास सत्ता है, न संगठन है, और अभी तो प्रत्याशी भी चुनने में बड़ा लंबा समय कांग्रेस ने लिया है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी हमेशा से मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए भी ये कहती आई है। जी कृतिका जी, देखिए, इस लोकतंत्र के समर में आगे पीछे टिकट हो सकती है, लेकिन भरपूर समय दिया गया है प्रत्याशियों को, और उन्होंने अपनी बात आम जनमानस तक रखने का पूरा प्रयास किया है कि कांग्रेस एक न्याय के विजन के साथ आगे बढ़ रही है, उस न्याय के साथ जिसे मोदी की गारंटी ने ठगने का काम किया है, जो 10 सालों में लगातार एक विनाशकाल के रूप में साबित हुआ है। क्योंकि जैसा कि मेरे साथी मित्र जो आज भाजपा से पक्ष रख रहे हैं, वो कह भी रहे थे कि हम 850 का दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो स्पष्ट रूप से
उनकी बातें जो है विफलता का स्मारक है, क्योंकि वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने जो वादा किया था गारंटी के रूप में वो एक धोखा साबित हुई है कि वो 450 का सिलेंडर नहीं दे पाए हैं। तो आज क्यों ना जनता उस न्याय के लिए वोट करे, क्योंकि 10 साल का समय बहुत होता है। मध्य प्रदेश में आप लगातार सरकार में हैं, लेकिन जिस तरह के प्रोपेगेंडा और छल कपट करके आप ब्रांडिंग करते हैं और जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं, तो अब इस तरह की जो धोखेबाजी है वो बार बार नहीं चलेगी। और जिस तरह की ये आयात और निर्यात की बात कर रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, तो मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक विचारधारा की लड़ाई है। जो विचारधारा के साथ रहेगा, क्योंकि आज कांग्रेस की जो विचारधारा है वो इस देश की विचारधारा, इस देश की विचारधारा के साथ जो बढ़ेगा वो इस देश की उन्नति में भागीदार भी बनेगा। और जो केवल विकास के ठीक नाम है, पर हालांकि आगे हमने बढ़ रहे विधानसभा हैं। चुनाव की तस्वीरें भी देखी है। रवि जी, सचिन जी कह रहे हैं 10 साल धोखेबाजी की है बस। देखिए, हमने इसके पहले कभी कोई गारंटी की बात नहीं की थी। ये 10 साल बाद हम गारंटी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 10 साल में हमने डिलीवर किया है। 10 साल में हमने 11 करोड़ लोगों को जो है टॉयलेट प्रोवाइड की है। आज 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आज जो है हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की का लाभ जो है 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को दिया है। तो हम जो गारंटी की जो बात कर रहे हैं, 370 की धारा, आर्टिकल 370 की बात हो, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, तो जिसकी भी बात हो, तो हमने जो डिलीवर किया है, हमने अपने जो घोषणा पत्र को लागू किया है जिस तरीके से, तो हम आज इसलिए गारंटी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस तो कभी गारंटी की बात कर ही नहीं सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में ये गारंटी ली थी कि वो नारी सम्मान योजना जो है वो 1 महीने के अंदर लागू करेगी। आज 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, नारी सम्मान योजना का जो लाभ है वहाँ की महिलाओं को नहीं मिला है। तो इस तरह से जो है, बिल्कुल आप गूगल कीजिए, आप गूगल कीजिए, आप इस चैनल पे, आप इस चैनल पर मैं जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूँ। हमने कर्नाटक तेलंगाना में जो वादे किए थे, आज वो लगातार धरातल पे देने का कार्य कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है। केवल इस तरह की झूठीबाजी नहीं कि स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 850 का सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन 450 का नहीं दे पाए। यही भारतीय जनता पार्टी की छल कपट का षड्यंत्र है। वो 450 बिल्कुल। और ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। मैं दोनों ही मेहमान से रिक्वेस्ट करूंगी, हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जबलपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी दिनेश यादव की तस्वीरें। विशेष पूजा अर्चना यहाँ करते नजर आ रहे हैं, चूंकि आज बेहद महत्वपूर्ण दिन भी है। पूजा के बाद वो मतदान केंद्र पहुंचेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें, चूंकि आज प्रत्याशियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। भगवान की शरण वो लेते नजर आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जिसके बाद मतदान केंद्र पहुंचेंगे। चूंकि लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं मेहमानों से। रवि जी, बात चूंकि घोषणा पत्र को लेकर यहां निकली ही है, तो 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात कांग्रेस भी कर रही थी। यदि मैं घोषणा पत्र पर ही नजर डालूं, कौन सी वो गारंटी इस बार कांग्रेस देती नजर आ रही है? देखिए कृतिका जी, स्पष्ट रूप से वो 5 न्याय हैं। जिस तरीके से देश में मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन उन्हें पकोड़े तलने के संसाधन के अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ। तो कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार इंडिया गठबंधन की बनते ही 30 लाख पदों को सबसे पहले सृजन किया जाएगा, उनकी भर्ती की जाएगी। जो मोदी सरकार ने खाली होने के बावजूद भी इस देश के युवाओं के हाथों को बेरोजगार रखने का काम किया है। किसानों की जो एमएसपी की बात है, वो एमएसपी तत्काल रूप से लागू जाएगी, जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। जिनके मंत्रियों ने किसानों को ठगा, गाड़ियों से रौंदा, लगातार उनकी छाती पर गोलियां मारने का काम किया। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में आज 3100 की खरीदारी नहीं हो रही है, तो वो खरीदारी कांग्रेस पार्टी करने जाएगी। आदिवासी जो मेरे भाई हैं, उनके वन अधिकार के तहत जो हक अधिकार थे, जो इस भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लूटा है, वो हक अधिकार हम सुनिश्चित करने जा रहे हैं। तो ऐसे तमाम वादे हैं जो गारंटी के रूप में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। ठीक है सर, बात न्याय की आपने न्याय की चूंकि बात की है, लगातार न्याय हुआ है और न्याय के लिए ही आज कांग्रेस न्याय की आप बात कर रहे हैं। भारत देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी राहुल गांधी द्वारा निकाली गई और ऐसे में बीजेपी ने भी कहा कि अपने नेताओं के साथ पहले कांग्रेस न्याय कर ले, क्योंकि भगदड़ भी हमने कांग्रेस में ही देखी है। देखिए, ये जो जिस तरह की आज आपने प्रश्न किया है, ये आना और जाना कोई एक दल का विषय नहीं है। आज से 2 या 3 माह पूर्व विधानसभा चुनाव के दौरान हमने
देखा, आप सबने देखा, इस प्रदेश की सम्मानित मीडिया ने दिखाया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी लीडरशिप थी जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आ रहे थे। तो एक विचारधारा की लड़ाई है, जो संघर्ष कर सकता है वो बिल्कुल करेगा और जो नहीं करेगा वो अपना खुद पलायन कर लेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे तमाम नेता, विधायक, मंत्री, सिटिंग एमएलए तोड़कर जो है पार्टियां छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आए। तो ये कार्यकर्ताओं का आना और जाना ये उनके खुद के साहस बल पे निर्भर करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो एक कार्यकर्ता है, उसके एक सम्मानित पदाधिकारी हैं, वो लगातार इस देश के हक की लड़ाई के लिए कटिबद्ध है। चलिए ठीक है, मान लिया विचारधारा की लड़ाई है। सचिन जी, रवि जी का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ तो चलिए ये सतत प्रक्रिया है, आना और जाना, लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आक्रामक तैयारियां हमने सबसे ज्यादा बीजेपी की देखी है। सर 28 सीटें तो आपके ही कब्जे में है, फिर इस बार ऐसी क्या चुनौतीपूर्ण स्थिति भाजपा देख पा रही है कि आक्रामक तैयारियां और बड़े नेता इस समय मध्य प्रदेश में डेरा जमाए हुए हैं? खुद प्रधानमंत्री आज भी दौरा कर रहे हैं मध्य प्रदेश का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक पॉलिटिकली स्मार्ट पार्टी है और इसीलिए हम विश्व की सबसे बड़ी रोकना चाहूंगी सीधी तस्वीरें हम जबलपुर से दिखाते हैं। सहयोगी हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। जबलपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, दिनेश यादव की वो तस्वीरें जहां वो चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज, बिल्कुल, इस समय आप देखेंगे कि दिनेश यादव ने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पूजा पाठ की और आशीर्वाद भी अपने घर में तमाम सदस्यों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या मांगा भगवान से? रूटीन में जो मांगते हैं हम हमेशा, हे माँ जगत जननी मुझे शक्ति देना, मैं आशा गरीबों की मदद कर सकूं, अन्याय के खिलाफ लड़ सकूं और मेरे मान सम्मान की रक्षा करना। यही है रूटीन में और मैं हर दिन मांगते हैं। आज वोटिंग के लिए भी आप जाएंगे, बीएसटीवी भी अपील कर रहा है लगातार के वोटिंग परसेंटेज जबलपुर का पिछली बार 2019 से बढ़े, आपकी तरफ से भी एक अपील? नहीं, मैं तो चाहता हूँ हर मतदाता को वोट करने का अधिकार और उससे से अधिक वोट करना चाहिए और इसलिए करना चाहिए कि प्रजातंत्र में संविधानिक की जो अधिकार मिला है और साथ में इसमें बहुत व्यवस्था लगती है, शासन की, प्रशासन की, और आम जो कैंडिडेट रहते हैं उनके भी। तो हर मतदाता को उसकी वैल्यू करना चाहिए और उससे वोट जरूर डालना चाहिए। वो इसलिए वोट डालना चाहिए कि उससे देश का संचालन होता है, आने वाली हमारी योजनाएं बनती हैं, आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए कैसा देश चाहिए वो होता है। तो मैं तो सभी से कहूँगा कि आपकी एक वोट ऐसा लगता है कि हम गए और हमने धूप में कौन खड़ा हो या कौन जाए या ऐसा हो सकता है, पर एक वोट में अगर हम पूरा टोटल आल खर्च जोड़ें तो मैं समझता हूँ एक वोट के लिए हजारों रुपये का खर्च होता है। सर, यहाँ पे लगातार बीजेपी का गढ़ ये सीट कही जाती है, इस बार कैसे इस चुनाव को देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी नेशनल मुद्दों से लेके क्षेत्रीय मुद्दों तक, मध्य प्रदेश के मुद्दों तक को भुनाने की कोशिश उसने की है। ऐसे में कांग्रेस कहाँ खड़ी नजर आ रही जबलपुर में? बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं, बीजेपी का एक पास एक ही मुद्दा है, झूठ बोलो, बहुत बोलो, बार बार बोलो। और जो आप देख रहे होंगे कि हर दिन झूठ कहाँ है। हम मैंने 2014 के यदि हम माननीय मोदी जी के एक एक भाषण अगर देख लें, आज जनता देख ले, तो सारी झूठ और सच सामने आ जाएगी और सारी बातें सामने आ जाएंगी। इसके अलावा कुछ नहीं है उनके पास। क्योंकि बड़े नेताओं ने भी जबलपुर में प्रचार प्रसार किया है, चाहे वो हाईकमान के हों बीजेपी की तरफ से या मध्य प्रदेश के हों, रोड शो से लेकर तमाम आम सभाएं की। कांग्रेस की तरफ से क्या लग रहा है इस बार क्या असर दिखेगा जो नेता यहाँ पे आए? भाजपा को बहुत घबराहट थी जबलपुर सीट से और इसलिए भाजपा ने सारे अपनी शक्ति को यहाँ झोंका है। प्रधानमंत्री जी जैसे को आ जाना हुआ, सीएम डले हुए हैं 5-5, 7-7 दिन यहाँ पर मतलब आए हुए हैं, हर दिन हर बदल के आए हैं, बड़े बड़े नेता यहाँ आए हैं। तो स्वाभाविक है कि वो LIV रिपोर्ट उनके पास गई होगी कि जबलपुर सीट खतरे में। बीजेपी ये कह रही है कि उनके सामने जो सीट पे सबसे बड़ी चुनौती है वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का, यानी जीत का अंतर जो करीब 3 से 4 लाख के बीच में उसको बढ़ाने का है। मतलब वो जीत के लिए अभी से आश्वस्त है। और यदि मान लो ये जीत नहीं बढ़ी या ये परसेंटेज नहीं, उनका वोट लीड नहीं बढ़ी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देगी? क्या वो इसमें कोई वादा कर रही है कि हम इतने नहीं, वो तो हवा बनाए हुए हैं हर चीज़ का, 400 पार चाहिए, हम इतने से ये जीत रहे हैं, सिर्फ माहौल बनाने के लिए सब कर रहे हैं। हकीकत जमीन उनकी खिसक चुकी है। बिल्कुल, ये थे दिनेश यादव जी जिन्होंने बातचीत की, लेकिन उनकी माता जी का उन्होंने अभी आशीर्वाद लिया था, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। इस बार क्या आशीर्वाद दिया है, क्योंकि बीजेपी लगातार यहाँ से जीत रही, कुछ कहना चाहेंगे आप? हमने आशीर्वाद दो बेटा के कि इस बार जीत जाए, जिससे कि मुसीबत भोगी कब जनता को चाहिए कि मतलब ध्यान दें दिनेश को।
जनता लेकिन बीजेपी को चुनती हुई आ रही 4 बार से, इस बार लगता है क्या कुछ परिवर्तन होगा, चमत्कार होगा? लग तो रहा है कि जनता कुछ पलटेगी। अब भगवान के ऊपर है। यहाँ पे उनके परिवार के सदस्य भी हैं, उन्हीं से बात कर लेंगे। किस तरीके से चुनाव को आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार यहाँ से जीतती हुई आ रही है, ऐसे में कांग्रेस को कहाँ खड़े हुए देखते हैं, क्योंकि आपके परिवार के सदस्य हैं और आप जो है यहाँ पे लगातार प्रचार प्रसार में भी थे? ओके, एक्चुअली तो मैं उनकी बेटी हूँ। आप सही बोल रहे हो, यहाँ पे बीजेपी इतने 30 साल से 28 साल से आ रही है। मैं आज युवाओं को, जबलपुर की जनताओं को ये बोलना चाहूँगी, आज आप इतने समय से देख रहे हैं कि बीजेपी है, पर डेवलपमेंट क्या हुआ है? ये जो आज का चुनाव इलेक्शन है, ये हमारे लोकतंत्र को बचाने का है। आज का जो चुनाव है, ये इक्वालिटी, समाज में समानता बनाए रखने का है। तो आप और हमको निर्णय लेना है कि आज हमको जो हवा चल रही है उस पर वोट नहीं करना है, प्रत्याशी को देखते हुए करना है। वो मेरे पापा हैं, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, बचपन से मैं उनको देखते आई हूँ, उनकी मेहनत को। 40 से 45 साल हो रहे हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत ही समान कार्यकर्ता, जमीन से जो जुड़े, डाउन टू अर्थ, उनको टिकट दी है। तो यह जनता का निर्णय है कि वो किसको चुने। लेकिन महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के सेक्टर को लेके, महिलाओं के उत्थान को लेके बीजेपी तमाम दावे करती है। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, उनके उत्थान के लिए तमाम जो रोजगार के काम है वो बीजेपी कर रही है। कांग्रेस ने विधानसभा में नारी सम्मान योजना का दावा किया था, लेकिन वो वोट बैंक में कन्वर्ट होते हुए नजर नहीं आए। आखिरकार महिला वोट बैंक कांग्रेस की तरफ क्यों नहीं जा पा रहा है? ऐसा नहीं है कि महिला बैंक कांग्रेस की तरफ नहीं जा पा रही है, क्योंकि अभी हम लोग ने कैंपेन किया है तो हम लोग को बहुत सारी महिलाओं का हम लोग को समर्थन मिला है। और जो अब भाजपा सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना दिए हैं, तो इतने सालों से कहाँ थी? 30 साल हो गए, अब क्यों? अब चुनाव के समय ही क्यों लाडली? इसके पहले कहाँ थी सरकार? और महिलाओं की बात की जाए तो मैं खुद जबलपुर में बचपन से रह रही हूँ। कोई एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स नहीं। मैं भी स्टेट और नेशनल प्लेयर बास्केटबॉल, टेबल टेनिस की हूँ। स्टेट लेवल खेलना है तो मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, नेशनल लेवल खेलना है तो मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। तो अभी भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। प्रायोरिटी स्पोर्ट्स की है तो कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। IIT, IIM देख लीजिए, अभी तक जबलपुर में नहीं है। जो 30 सालों से जो यहाँ पे बीजेपी है, तो कांग्रेस आती है तो हम लोग कांग्रेस पार्टी जरूर महिलाओं को लेकर उनके फेवर में हम लोग स्पोर्ट्स क्लब हो, चाहे सिक्योरिटी की बात हो, चाहे आप एजुकेशन की बात हो, हम लोग इसमें बिल्कुल प्रायोरिटी रख के उस पर हम लोग वर्क करेंगे। जी बिल्कुल। जो दिनेश यादव थी, ये उनकी बेटी थी, जो कि महिलाओं को लेकर तमाम वादे और दावे भी करती हुई नजर आए। हालांकि चुनावी प्रचार प्रसार में पूरा परिवार जुटा था, लेकिन जिस तरीके से आज वोटिंग का दिन है, अपील यही की जा रही है कि 2019 की अपेक्षा वोटिंग परसेंटेज बढ़े। इसके अलावा वोटर्स जो है, क्योंकि गर्मी का समय है, ऐसे में वोटर्स जो है वो लगातार सुबह 6 बजे से लंबी लंबी कतारों में लगे। हालांकि मॉक पोल के बाद 7 बजे से जो वोटिंग की प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया। यही कारण है कि अब जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी सामने निकल कर आने लगा और वोटिंग परसेंटेज करीब 12 बजे तक जो है वो और स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि गर्मी की वजह से लोग तेजी से जो है पोलिंग बूथ की तरफ जा रहे हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से प्रत्याशियों से नहीं, उनके परिवारजनों और मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें हैं, ये लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की तस्वीरें हैं। ये कतार बताती है कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए किस तरह से घरों से निकल के मतदान केंद्रों तक पहुंचने लगे हैं। और हमारी अपील, BSTV की अपील, कि अगर आप अभी तक घर से नहीं निकले हैं तो आप सारे काम को छोड़ दीजिए, पहले जाके मतदान कीजिए, अब लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाइए और उसके बाद अपने दूसरे काम को कीजिए। मैं मेहमानों से चर्चा कर लेता हूं। सत्यप्रकाश जी, तमाम चुनौतियां, तमाम बातों पे, विषय पे बात हो गई। अब इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि बस्तर सीट पे राहुल गांधी की सभा, क्या परिवर्तन हुआ उसके बाद? देखिए, राहुल गांधी जी आए, उन्होंने जो 5 न्याय की बात की वो लोगों ने समझा है। देखिए, लोगों ने क्यों समझा है?
आप पांचों ने याद कीजिए, महिलाओं के बारे में न्याय की बात की, आदिवासी की बात की, युवाओं की बात की, मजदूरों की बात की, तो पांचों न्याय, पांचों वर्ग की अगर मैं बात करूं, पांचों वर्ग जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, छला हुआ महसूस कर रहा है, तो उनको एक आस दिखी है कि ये 5 वर्ग ऐसे हैं जिन्होंने सोचा है कि हमारे बारे में कभी पिछले 10 साल में बात कर लिया, 15 साल में जब विजय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री तब की बात करिए, कभी नहीं सोचा गया है। तो वो वर्ग जो है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यूपीए की जब हमारी सरकार थी तब की भी अगर मैं बता दूं तुलनात्मक तरीके से, तब उन्होंने देखा है कि हमको कैसे उस समय दिया गया यूपीए सरकार की तरफ से। सिलेंडर की बात करिए, पेट्रोल डीजल की बात करिए, महंगाई सबसे महत्वपूर्ण बात, वो कहां थी और आज महंगाई कहां है। एक और अवधि एक छोटा सा बात बोलूं, तुलनात्मक में बात करूं, बस्तर की बात, सीट की बात करूं, तो क्यों नहीं वो कांग्रेस की तरफ आएंगे। देखिए बस्तर के परिचय में बात करूं, 300 स्कूल उन्होंने बंद किया, हमने स्कूल खोले, 6 वनोपज की खरीदी करते हैं, पैसे वनोपज की खरीदी कर रहे थे, फर्जी केस जो थे वो हटवाए, हमने जेलों से बाहर निकाले, उसके बाद जमीन 42 एकड़ जमीन हड़प ली, वापस दी। स्वास्थ्य के मामले में ऐसी ऐसी खबरें छपने लगी थी जो 35 साल में जो सरकारी अस्पताल बंद था वो हमने खुलवाए। अमित शाह जी आते बोलते वैक्सीन हमले कम हुए। शिक्षक भर्ती एक अलग से प्रक्रिया, बस्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए शिक्षक भर्ती हमने शुरू की, स्वयं सहायता महिला का जो कर्जा माफ किया। तो हमने वो सब काम किए उस वर्ग के लिए, वहां के लोगों के लिए, चाहे सड़कों की बात की जाए, जैसे बिजली की बात की। सत्यप्रकाश जी मैं लौटूंगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप दर्शकों को जो समझा पा रहे हैं, मतदाता नहीं समझ रहे। 23 के चुनाव में इन तमाम मुद्दों पे मतदाता ने आपको इनकार कर दिया, आपको नकार दिया, बीजेपी के साथ चले गए। आप दावा कर रहे हैं कि 3 महीने में बीजेपी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बस्तर में दिखाई पड़ रही। मैं इस सवाल का मैं जवाब ले लेता हूं। निशिकांत जी, 3 महीने की आप लोगों की सरकार, बस्तर में कुछ नहीं हुआ साहब, जो 5 साल कांग्रेस ने किया वही तस्वीर दिखाई पड़ रही है। क्यों मतदाता आपको वोट करे? अवधेश जी, जो हमने वायदे किए थे और गारंटी के रूप में दिया था 3100 रुपए और 21 क्विंटल हमने दे दिया। एक मुश्त की बात कही थी। बस्तर में कितने रकबा में, कितने क्षेत्रफल में खेती होता मुझे बता दीजिए। आप 3100 का मामला बस्तर में क्यों चिपकाते हैं? नहीं, मैं सारी बातें कह रहा हूँ। जैसे 2 वर्ष के बकाया जो बोनस था वो भी हमने दिया। बिल्कुल। जो हमारे जो वादे और जो हमने किए थे, देखिए क्या होता है कि जो सरकार में आप रहते हैं और सरकार पे जब विश्वास करके प्रदेश की जनता सरकार बनाती है तो उन वादों पे आपको खरा उतरना होता है। लेकिन हुआ ये कि 5 वर्षों में आपने ढेर सारे वायदे किए थे। अभी मैं इनका पोल खोलता हूँ। देखिए शराबबंदी के नाम पे महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट किसको किया था? कांग्रेस पार्टी को। इस कारण लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी, नहीं मिला। बेरोजगारी भत्ता के नाम पे आप आए थे 3000 करोड़ रुपया सालाना बोल के 15,000 करोड़ रुपया 5 वर्ष में देंगे, आपने 250 करोड़ रुपया दिया। उसके बाद सीएमआई आंकड़ा चिपका दिया। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, नियमितीकरण, ऐसे कई इतने वादे थे जिस पे कांग्रेस पार्टी ने 1 पैसे का काम नहीं किया। प्रदेश की जनता ने क्या देखा? प्रदेश की जनता ने देखा कि भ्रष्टाचार में लिप्त तो स्वयं सीएम भूपेश बघेल का सचिवालय है जिसके लोग जेल में हैं। इसमें क्या आपने लगातार ईडी के सामने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया? जब आरोपी अगर गिरफ्तार हो गया और वो अधिकारी है, वो पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके लिए आप ईडी के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो प्रदेश की जनता देख रही थी कि आखिर कांग्रेस पार्टी किस निम्न स्तर तक जाना चाहती है। घोषणा वीर बन के आपने प्रदेश की जनता का वोट छीना, लेकिन 5 वर्षों में ही तख्ता पलट क्यों किया गया? क्योंकि भूपेश दाऊ जी ने कहा था रोटी जलने से पहले पलट देना चाहिए। प्रदेश की जनता ने रोटी जलने से पलट दिया। ठीक है, 10 सेकंड में मुझे जवाब दीजिए। भोपाल स्टूडियो का मैं रुख करूंगा। मोदी जी की सभा बस्तर में, उसके बाद क्या परिवर्तन आप देखते हैं? देखिए ऊर्जा, 10 सेकंड में जवाब, मैं भोपाल जाऊंगा। ऊर्जा और उत्साह से लबरेज पूरे प्रदेश की जनता है और बस्तर की जनता के बीच में एक विश्वास है कि मोदी है तो गारंटी है, और गारंटी पूरे होने की गारंटी है। ये हमने तय करके दिखाया है। ठीक है, मैं भोपाल स्टूडियो का रुख कर लेता हूँ। कृतिका जी, ओवर टू यू। बिल्कुल अवधेश जी, चूंकि लगातार मेहमान हमारे साथ भी बने हुए हैं, लेकिन आपको इससे पहले एक और बार अपडेट दे दूं कि मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। छत्तीसगढ़ की बस्तर एकमात्र लोकसभा सीट पर जिस पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और लगातार देख रहे हैं मतदाताओं में भी उतना ही उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं। और आपको ये भी बता दें कि कौन कौन यहाँ मैदान में है। जबलपुर लोकसभा सीट से आशीष दुबे, जिनके सामने दिनेश यादव कांग्रेस प्रत्याशी हैं। और आपको बता दें कि 6 लोकसभा सीटें, खास तौर पर छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर भी आज मतदान प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि यहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने भाजपा से विजय बंटी साहू चुनावी मैदान में है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा इस सीट की ही हुई है और ऐसे में
जिस तरह से हमने देखा कि लगातार यहां पर मुख्यमंत्री ने भी चुनाव प्रचार किए हैं, हफ्ते में 2-2, 3-3 बार वो पहुंचे हैं और अमित शाह ने भी यहां पर चुनावी सभा को संबोधित किया है। मंडला सीट से आपको बता दें फग्गन सिंह कुलस्ते भाजपा से प्रत्याशी हैं, उनके साथ ओमकार सिंह मरकाम यहां पर प्रत्याशी हैं और फग्गन सिंह कुलस्ते के सामने चूंकि यहाँ पर भी कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। मंडला लोकसभा सीट आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र ये कहा जाता है और जिस तरह से देख पा रहे हैं 6 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है, लगभग 9 बजे का अब ये समय हो गया है। बालाघाट सीट ये संवेदनशील सीट है जहां आपको बता दें कि बीजेपी से यहाँ हिमाद्री सिंह है और भारती पारधी बीजेपी से प्रत्याशी हैं बालाघाट से और लगातार चूंकि आपको अपडेट यहां पर दे रहे हैं हम और मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा करेंगे। रवि जी, जिस तरह से लगातार चूंकि हम ग्राफिक्स के जरिए भी अपने दर्शकों को बताते चल रहे हैं कि किन किन सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया जारी है। सीधी लोकसभा सीट पर भी मतदान जारी है। राजेश मिश्रा बीजेपी से प्रत्याशी हैं यहां पर और सीधी लोकसभा सीट से आपको बता दें कि कमलेश्वर पटेल यहां कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। कड़ा मुकाबला इन 6 सीटों पर इस समय देख पा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की ही है और पल पल का अपडेट भी बीएसटीवी आपको बता रहा है। सुबह से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां कमलनाथ अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे थे और साथ ही सीधी लोकसभा सीट से भी आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां भाजपा के प्रत्याशी राजेश मिश्रा ने मतदान किया। दिनेश यादव को भी आपने जबलपुर लोकसभा सीट से सुना जहां साफ तौर पर वो कहते नजर आ रहे हैं कि भाजपा की सीट खिसकती नजर आ रही है और भाजपा यहां पर बौखलाई नजर आई है। और आपको बता दें कि जबलपुर से आशीष दुबे बीजेपी के प्रत्याशी हैं। दिनेश यादव को भी आपने सुना, आशीष दुबे को भी आपने सुना। आशीष दुबे से बीएसटीवी ने खास बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। जो है जो टीका जो है जो कि एक प्रथा है, हम कह सकते हैं कि घर में जब कुछ शुभ काम के लिए जाते हैं तो टीका यहाँ पे किया जाता है, तो वो प्रक्रिया भी जो है यहाँ पे परंपरागत तौर पे जो है उनकी जो पत्नी है वो यहाँ पे तिलक लगा रही है। विजय तिलक हम इसे कह सकते हैं क्योंकि तमाम जबलपुर के जो विकास के मुद्दे हैं उसको लेकर जो है यहाँ पर जो है वो टीका जो है यहाँ पे लगा रहे हैं। उनकी पत्नी है, उनके जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे उनकी जो भाभी जी हम उन्हीं से बात करेंगे। थोड़ा आप आ जाएंगे, हम आपसे बात करना चाहेंगे। वोटिंग के लिए आप परिवार के साथ जा रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है? क्योंकि एक सफल व्यक्ति के पीछे पत्नी का एक बड़ा योगदान रहता है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा परिवार पूरा हमारे साथ है, बहुत खुशी हो रही है, हम पूरे सब लोग एक साथ जा रहे हैं। लग रहा था कि आपको टिकट मिलेगा और अब सांसद में वो लड़ेंगे? नहीं, बहुत ज़्यादा तो उम्मीद नहीं थी तो, लेकिन मिला तो बहुत अच्छा लगा। क्या लगता है महिलाओं को लेके बड़ा मुद्दा माना जाता है? हालांकि कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि बीजेपी कुछ नहीं करती, बीजेपी का दावा कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। जी, बहुत कुछ किया महिलाओं के लिए और महिलाएं काफ़ी संतुष्ट भी मिली हमको। हमने प्रचार के दौरान देखा कि बहुत महिलाएं हमको संतुष्ट भी दिखी। उनको जो योजनाएं बीजेपी की मिली हैं, जो उज्ज्वला गैस हो चाहे लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, सबसे बहुत संतुष्ट हैं हम लोग। जी बिल्कुल, ये थी आशीष दुबे जी की धर्मपत्नी जो कि बता रही हैं कि किस तरीके से वोटिंग के दौरान महिलाओं में खास तौर से उत्साह देखने को मिला और वहां पर जो वोटिंग प्रतिशत है वो लगातार बढ़ाने के लिए बीएसटीवी। तो भाजपा प्रत्याशी आशीष दुबे को आपने सुना। सचिन जी, आपके ही पास आऊंगे। जिस तरह से देखा हमने, लेकिन इससे पहले हमने दिनेश यादव जी को सुना था, चूंकि तभी मेरा सवाल था कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा की जमीन खिसक गई है। सर, भाजपा की जमीन खिसकने की जो बातें कर रहे हैं वो ये नहीं जानते हैं कि अभी तो उनकी जमीनी कार्यकर्ता कितने बचे हुए हैं कांग्रेस में काम करने के लिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं उनका जिस तरह से पलायन हुआ है, सैकड़ों में कार्यकर्ता जो हैं, हमने देखा है कि जबलपुर के महापौर ही जो हैं वो ही शिफ्ट हो गए हैं। वो कांग्रेस उन्होंने ताकि पत्र देके वो भाजपा को ज्वाइन कर लिया है। तो इस तरह से जो है अभी स्थिति जो है कांग्रेस में, कांग्रेस तो अभी यही तय नहीं कर पा रही कि उनका कार्यकर्ता कौन सा बचा है कौन नहीं बचा है। ठीक है रवि जी, एक संक्षेप में प्रतिक्रिया है और कांग्रेस जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। रवि जी,
जी कृतिका जी, सचिन जी दरअसल इस बात से निकल ही नहीं पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या उस बात को और पुख्ता कर रहे हैं कि वो एक षड्यंत्रकारी पार्टी है और वो केवल इस तरह के षड्यंत्र पर ही जो है या जनता के जनादेश को खरीद फरोख्त के बल पर ही जो है सरकारें बनाती है। आज वो अवसर था कि अपनी बात को और अच्छे से जनता के पास पहुंचा पाते, लेकिन उनके पास आज जनता पर उन्होंने क्या डिलीवर किया, बातें रखने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है एक न्याय के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है और जो न्याय की बातें कांग्रेस पार्टी ने की है उन्होंने पूरा करने का भी काम कांग्रेस पार्टी करेगी। बिल्कुल, लेकिन आज इस तरह से चूंकि हम देख पा रहे हैं अस्तित्व की लड़ाई लड़ने की बात भाजपा कह रही है, हालांकि आज देखेंगे जनता जनार्दन होती है। रवि जी, तमाम चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सचिन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और छत्तीसगढ़ से लगातार चूंकि हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, ओवरऑल सीटों को लेकर चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।